Hello guys, this is Pavan Verma. Good morning. I hope you all are doing good. New day with new questions. I am here. और हम लोग अच्छा पार्टिसिपेशन मिल रहा है मुझे स्टूडेंट्स के डाउट भी कुछ मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर क्वेश्चंस तो अच्छे आ रहे हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बस डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो हमारे साथ। डेली 10 क्वेश्चन का टाइम निकालो, उसको सॉल्व करो और करते चलो। तो आरआरबी अभी है, उसके बाद आईबीपीएस आ जाएगा, एसबीआई भी शायद आ जाएगा, राइट। अभी कुछ दिन में शायद आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की एग्जाम्स है। तो आई विश यू ऑल दोज हु आर गिविंग दिस एग्जाम, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आई विश वेरी गुड लक एंड गिव योर बेस्ट। अभी तो टाइम है, जम के टाइम यूज़ करो, जो भी टाइम है पूरा दम भर यूज़ करो टाइम को और अच्छा से परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो मतलब हमेशा हम लोग क्या सोच के चलते हैं, हम लोग हमेशा एक साइड को सोच कर चलते हैं, पॉजिटिव साइड को सोच कर चलना है कि भाई मैंने तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है और एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। इन केस अगर एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, तो उसमें अपने आप को डाउन नहीं करना है। जिस पेस से आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम से जस्ट पहले, उस पेस को मेंटेन करना है, उस पेस को मेंटेन करके चलना है, राइट। ऐसा नहीं कि एग्जाम थोड़ा सा डाउन हो गया या खराब हो गया तो मेरा जो तैयारी करने का जो टाइम में जो इन्वेस्ट कर रहा था वो टाइम मैं कम कर दूं, ऐसा नहीं करना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपने। जब तक मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेता, ये अपने अंदर एक लाइन बिठा लो कि जब तक मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अपना टाइम इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेवर वेस्ट योर टाइम। मैं इस बात को हर क्लास में, यानी कि मतलब ऑफलाइन बैच में जितने भी स्टूडेंट मिलते हैं, जितने भी लोग आते हैं, तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि आपके पास हारने के लिए क्या है? अभी क्या है आपके पास हारने के लिए? कोई ऐसा चीज़, पैसे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, क्या है आपके पास हारने के लिए? आपके पास सिर्फ आपका टाइम है। जिनके पास पैसा होता है ना, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, राइट। आपके पास टाइम है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम टाइम को वेस्ट करते हैं। सिंपल वर्ड में सिंपल बातें आपको बता रहा हूँ। ये बातें शायद मुझे या फिर बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता होगा अभी तक कि टाइम को इन्वेस्ट करना है कि वेस्ट करना है। वेस्ट ही करते हैं ज़्यादातर, तो हम लोग वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रील्स देखते हैं। पता नहीं एक 24 घंटे में लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे तो ऐसा समय निकलता होगा सुबह से लेकर रात तक, मतलब पूरे साइकिल में 24 घंटे में, कि आप क्या कर रहे होते हैं? रील्स देख रहे होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया या शॉर्ट्स हो गया या जो भी हो गया। अब सोचो कि इस चीज़ को सोचो, मैं इस पर मतलब एक वीडियो मेरे सामने भी आया था तो मैंने इस बात को देखा कि उसमें बता रहा था कि एक रील्स की वीडियो की कितनी ड्यूरेशन होती होगी, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट। अगर 1 मिनट है, ऑन एन एवरेज 1 मिनट है, तो 1 घंटे में 60 ऐसी वीडियोस देख रहे हो। और 60 वीडियोस में क्या है कि अलग अलग इमोशंस हैं। किसी वीडियो में आप मोटिवेट हो रहे हैं, किसी वीडियो में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी वीडियो में आप खुश होते हैं, किसी वीडियो में आप रोने लगते हैं, किसी वीडियो में मतलब लाइक अगर थोड़ा 3rd ग्रेड का वीडियो है तो उसमें आप ये हो जाते हैं। तो सोचो कि हर मिनट हम इमोशंस को अपने चेंज कर रहे हैं, तो वो जो है ना, वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। तो वो काम नहीं करना है। ये बात आप भी समझते हैं, राइट। ये बात समझते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बस थोड़े से अपने आप को, मतलब माइंड को अपना ड्राइव करने के लिए सीखो कि यू आर द ड्राइवर ऑफ योर माइंड, यू हैव टू ड्राइव योर माइंड एंड यू नो दैट कौन सा डायरेक्शन में जाने से मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर कौन सा डायरेक्शन में जाने से मेरे लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से ड्राइव करो। तो चलो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी बातचीत हो गई। 10 क्वेश्चन PDF आपके मिल चुका होगा टेलीग्राम चैनल में। आपने किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हर क्वेश्चन को देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए समझने की, ताकि इस क्वेश्चन को दोबारा अगर कहीं देखोगे तो आप कर ले जाओ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी कि क्या दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन को समझेंगे भी हम लोग कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है बताऊंगा, उसके बाद उसको समझाऊंगा कि किस तरीके से शॉर्टकट में किया जा सकता है, किस तरीके से क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बोलिए।
क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 10,000 वाज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम। 10,000 रुपया एक स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। तो ये लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि हमें ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहा है। देखो इस जो अभी बातचीत जो मैंने की आपसे उसी से रिलेटेड एक बात कहता हूँ कि जैसे कि आप एग्जाम में जब बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी रील्स वाली जो बात करी कि हर मिनट में हमारा इमोशन चेंज हो रहा है, हर मिनट में हमारा इमोशन चेंज हो रहा है वीडियो देख रहा हूँ तो मैं वही बात इसके साथ रिलेट करता हूँ, इसके साथ कनेक्ट करता हूँ कि तैयारी आपको ऐसी करनी है, तैयारी आपको इस लेवल का करना है कि जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया मतलब एग्जाम देना शुरू किया, टेस्ट देना शुरू किया तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। तो मेरे माइंड में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए पूरा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो दूसरा एक क्वेश्चन आ गया 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस आ गया। तो तुरंत मुझे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से स्विच करके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे आ जाना है। फिर अगर नेक्स्ट करूंगा देखो क्या आता है, तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस से स्विच करके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। तो माइंड को ऐसे स्विच करना है जो आपको हेल्पफुल है, जो आपके करियर को डेवलप करने में हेल्प करे, इस तरीके से यूज करना है। रील्स देखकर क्या कर रहे हैं आप, इमोशंस तो चेंज कर रहे हैं हर मिनट, बट यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया, दूसरा टाइम एंड वर्क का आ गया, तीसरा स्पीड डिस्टेंस का आ गया, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, बस प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन सेम है, कॉन्सेप्ट आपको स्विच करना है। तो इस लेवल का प्रैक्टिस करना है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट चलते रहे, जैसे क्वेश्चन आए उसको कर ले। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज 10,000 वाज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड फॉर 3 years, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की, वाज 6%, 9% एंड 5%, 6%, 9% एंड 5% पर एनम रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद क्या करता है, द होल अमाउंट वॉज इन विड्रॉन। अमाउंट मतलब हो गया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल था और जो भी इंटरेस्ट आया 3 सालों में उनको क्या किया, विड्रॉ कर लिया एंड री इन्वेस्टेड इन ए स्कीम विच ऑफर्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। ओके, तो व्हाट वाज द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द 6 year पीरियड। 6 साल में कितने सारे इंटरेस्ट उसने अर्न किए ऑफ दैट 10,000 रुपीज। 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। अब ये पहले 3 साल की बात करें तो फर्स्ट 3 years में सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रख रहा है। क्वेश्चन बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ों को रख रहा हूँ। पहले साल का 6%, दूसरे साल का 9%, तीसरे साल का 5%, इस तरीके से है। तो 10,000 की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, प्रिंसिपल के ऊपर ही चार्ज होता है। तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट 3 year का डायरेक्ट निकालते हैं। फर्स्ट 3 year का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो मैं कहता हूं इंटरेस्ट जो आएगा ना, इनको ऐड कर दो। पहले साल का 6% आएगा, 6% किसका आएगा, 10,000 का 6%, 9% किसका आएगा, 10,000 का 9%, और 5% किसका आएगा, 10,000 का 5%। तो इनको ऐड कर दो डायरेक्टली। 9 + 6 15 + 5 is 20%। तो 20% ऑफ 10,000 ये पहले 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। सिंपल सा एक लाइन में ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 20% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 2,000। तो अमाउंट कितना हो गया भाई, अमाउंट हो गया 10,000 + 2,000 दैट इज 12,000। अब ये पैसा अब हम 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था 20% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो अब 3 साल, टाइम कितना है, टाइम है 3 years। तो 20% के अकॉर्डिंग 3 साल में कितना इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल मेरा 12,000 है क्योंकि यही पैसा मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। कह रहा है कि विड्रॉ किया मैंने पैसे को, विड्रॉ करने के बाद री इन्वेस्टेड इन अ स्कीम विच ऑफर्ड एन इंटरेस्ट रेट। अमाउंट को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया जो 20% रेट दे रहा था 3 साल तक, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। तो बताइए कि 6 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आया। फर्स्ट 3 year में कितना आया था, तो फर्स्ट 3 year में 2,000 आया था। तो लास्ट के 3 year में कितना आएगा वो निकालने हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 20% है ना भाई साहब, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे आप, तो सर फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए तो 1/5 आता है, 1/5 आता है, ठीक है।
तो 1/5 तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 3 साल का कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर का अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 5 का क्यूब कर देंगे, दैट इज 125 एंड 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो आपको ये इंटरेस्ट पता चलेगा, यह इतना है यूनिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इंटरेस्ट बताएगा मुझे। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो 125 मतलब 75 + 16, 75 + 16 कितना होता है, दैट इज 91। तो 91 यूनिट इंटरेस्ट आएगा 3 सालों में। इंटरेस्ट चाहिए मुझे, मेरे को 6 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है टोटल। ओके, तो 91 यूनिट, तो 125 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो 91 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ। मतलब मेरे को पता है कि 12,000 का मतलब 125 यूनिट है, 12,000 कितना यूनिट के बराबर है, 125 यूनिट के बराबर है। तो 91 यूनिट के बराबर बताइए कितना होगा, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 125 इनटू व्हाट 91, काट दो 25 के टेबल से कितनी बार, 25 के टेबल से 5 टाइम्स, 25 के टेबल में दिस इज 4 टाइम्स, 200 इज 8 टाइम्स एंड 0 480, 5 से काट दो वापस से, 45 is 9 times, 30 is 6 times, 96 into 91. I have to multiply this one as, and this is the interest, compound interest for 3 year, last 3 year. तो 96 and 91 इसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका है, क्या है, दोनों के दोनों 100 के पास है, राइट। इसको समझ लो, अगर 100 के पास कोई वैल्यू है ना तो इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 96 into 91 करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि 100 से कितना कम है ये कंपेयर करके देखो। तो 100 से ये 4 कम है, 100 से ये 9 कम है, तो आपने क्या करना है, 96 में ये सब्सट्रैक्ट कर दो या तो फिर 91 में ये सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैं कहता हूँ 96 में 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। एंड माइनस और माइनस जो कम था उसकी बात करें तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 into 9 विल बिकम 36। तो 36 मतलब इसका वैल्यू आ गया 8736। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पहले 3 साल का कितना था, तो पहले 3 साल का 2000 था और आखिरी के 3 साल का कितना है 8736। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट आ गया भाई 2000 प्लस दिस वन 10,736। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया, सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को यूज कर दिया मैंने। क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे थे, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था कि यार 5-6 लाइन का सवाल है, पढ़ूंगा टाइम जाएगा, पढ़ने के बाद सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो ये नर्वसनेस जब तक आपके अंदर है तब तक भाई मुश्किल है एग्जाम क्रैक करना। तो ये नर्वसनेस को दूर करनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन जैसा भी हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कर ले जाओगे, कर लोगे। और मैं कहता हूँ कि हर सवाल हम नहीं करते हैं एग्जाम में, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको स्किप करना भी जरूरी होता है। मतलब कुछ बॉल ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना पड़ता है ना। विराट कोहली हर बॉल को थोड़ी मारता है, कुछ बॉल को छोड़ देता है, तो वो भी आपको समझना होगा। यू हैव टू बी प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। वहां पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सवाल मैं करूं, कौन सा ना करूं। तो ये क्वेश्चन जो था ना, ये विद इन 1 मिनट आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप आराम से 1 मिनट में कर लेंगे। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। आई होप कि आपको समझ आई होगी, राइट। मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर डिस्कस किया, और इस तरीके की और एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने रख देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 92 इंटू 90 लेट्स से 97। तो आपने क्या करना है कि 100 से कंपेयर करो, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये 8 कम है, तो 8 माइनस कर दो। ये कितना कम है 3, तो 92 में ये सब्सट्रैक्ट करो, या तो फिर 97 में
ये सब्सट्रैक्ट करो, वैल्यू सेम आना है, कितना आना है 89, 92 माइनस 3, ओके, एंड देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 8 3 इज 24, तो 8924 इज द वैल्यू ऑफ 92 इंटू 97, दिस वॉज द वैल्यू। तो इस तरीके की और एग्जाम्पल ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट, ठीक है। आता हूं मैं सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा पीडीएफ फाइल में, क्वेश्चन को पढ़ता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि सलमान वॉज ट्रैवलिंग ऑन वन साइड ऑफ द यमुना एक्सप्रेस वे विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन हिज कार। सलमान ट्रैवल कर रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे में ट्रैवल कर रहा है एंड हिज स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर, ओके फाइन, ओके। गोविंदा वॉज ट्रैवलिंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहां से सलमान ट्रैवल कर रहा था, इधर से गोविंदा ट्रैवल कर रहा है, राइट, विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इधर से 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। व्हेन दे क्रॉस ईच अदर सलमान डिसाइडेड टू टेक यू टर्न एंड मीट हिम। सलमान, ये सलमान है, राइट, दिस इज, तो कह रहा है कि व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, एक पॉइंट आया होगा जहां पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मतलब सलमान इधर जा रहा था, गोविंदा इधर जा रहा था, तो एक पॉइंट आया होगा, तो उसको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाते हूं मैं आपको। लेट्स से दिस ये है, तो इधर से जा रहा था सलमान, इस पॉइंट पे, सपोज दैट इस पॉइंट पे गोविंदा, सलमान इधर जा रहा था, गोविंदा इधर जा रहा था, तो व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, तो सलमान डिसाइडेड टू टेक यू टर्न, सलमान ने डिसाइड किया कि यू टर्न लेके उससे मिलेंगे, मीट हिम, बट बिफोर टेकिंग यू टर्न लेने से पहले सलमान हैड टू ट्रैवल अनदर 3 मिनट्स, मतलब सलमान को 3 मिनट और चलना पड़ा, मतलब डिवाइडर नहीं था, यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे में डिवाइडर नहीं है, राइट, तो कह रहा है कि 3 मिनट उसे और चलना पड़ा, 3 मिनट चलना पड़ा, और 3 मिनट चलने के बाद उसे यू टर्न मिल रहा है, राइट, यू टर्न मिल रहा है, ओके। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सलमान टू मीट गोविंदा, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा सलमान को इस मीटिंग पॉइंट से, सलमान ने जब गोविंदा को देखा तो उसे कितना टाइम लगेगा गोविंदा से मिलने में, राइट। assume time taken by सलमान to take U-turn is negligible, मतलब यू टर्न लेने में उसको जो टाइम लगा है दैट इज नेग्लिजिबल। वो चल रहा था, चलते चलते 3 मिनट चलने के बाद उसे यू टर्न लेना पड़ा, मतलब यू टर्न लेने का जगह मिला और यू टर्न लिया, और उसके बाद फिर गोविंदा को जाके कैच करता है कहीं एक प्लेस पे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी स्पीड है 120, इसकी स्पीड है 80, ऐसे करके सवाल है, ठीक है, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो सलमान जो है इस साइड से जा रहा था और गोविंदा इस साइड से आ रहा था, उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, वो 80 की स्पीड चल रहा है, ये 120 की स्पीड से चल रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर। और एक पॉइंट आया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, जब सलमान ने गोविंदा को देखा, राइट, मतलब सलमान यहाँ इस जगह पे है, सलमान इस जगह पे है, गोविंदा इस जगह पे है, गोविंदा इधर जा रहा है, सलमान इधर जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि सलमान डिसाइडेड टू मीट गोविंदा एंड फॉर मीटिंग हिम ही हैड टू गो 3 मिनट्स, और 3 मिनट उसे आगे जाना पड़ा, राइट। ये जो एक्सप्रेस वे है इसमें 3 मिनट और उसको चलना पड़ा, तो 3 मिनट चलना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वो यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेने के बाद मतलब देखो क्या होता है, समझो इस चीज को। हमें पूछ रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर बात करें तो सलमान को कितना टाइम लगा गोविंदा को कैच करने में, मतलब उसको मिलने में। तो हम कह रहे हैं कि 3 मिनट वो चलेगा, 3 मिनट चलेगा, तो गोविंदा भी तो इस पॉइंट से, गोविंदा यहाँ पे इस जगह पे था, तो गोविंदा भी इस पॉइंट से 3 मिनट आगे बढ़ेगा। तो 3 मिनट यहाँ चला, 3 मिनट ये आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस कितना क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, ये देखना पड़ेगा आपको, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना क्रिएट हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि
सलमान की स्पीड थी 120, ठीक है, सलमान की स्पीड थी 120, तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस पता चलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो कह रहे कि स्पीड उसकी है 120 और टाइम है 3 मिनट, 3/60 कर देता हूँ, आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर उसको आगे चलना पड़ा, यानी कि इस पॉइंट से सलमान को 6 किलोमीटर तक आगे चलना पड़ा था। उसके बाद वो यू टर्न ले रहा था, हाँ, और 3 मिनट में ये 6 किलोमीटर आगे चला। तो 3 मिनट में गोविंदा कितना चला ये भी देखो। ये तो सलमान का बात हो गया। गोविंदा की अगर बात करी जाए तो वो उसकी स्पीड है 80 और वो 3 मिनट तक आगे बढ़ रहा है, तो 3 मिनट में कितना चलेगा ये भी देख लेते। 20 × 3, 23 जा, तो 20 के टेबल में दिस इज 4 टाइम्स एंड 3 का टेबल में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आया 4 किलोमीटर। यानी कि गोविंदा यहाँ से इस पॉइंट से 4 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, 4 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। 3 मिनट तो यहाँ हो गया, 3 मिनट तो यहाँ हो गया, राइट। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो गोविंदा यहाँ पहुँच चुका है इस पॉइंट पे और सलमान इस पॉइंट पे है, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। यू टर्न लेने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। अब रिलेटिव स्पीड हम यहाँ पे यूज कर देंगे। रिलेटिव स्पीड कहता है कि सेम डायरेक्शन में गोविंदा भी इधर जा रहा है, सलमान भी इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन का कहता है कि स्पीड होता है सब्सट्रैक्ट, राइट। अगर गोविंदा की स्पीड, मुझे पता है कि गोविंदा की स्पीड कितनी है, तो गोविंदा की स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, और सलमान की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। अगर सलमान की स्पीड 80 से कम होता, तो अगर सलमान की स्पीड यानी कि इसकी स्पीड 80 से कम होता तो वो कभी भी कैच नहीं कर पाता, लेकिन सलमान की स्पीड ज्यादा है ना। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 80 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो इसको ओवरटेक करेगा, मतलब इसको कैच करेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से कितना टाइम लेगा, टाइम की बात करें तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं तो टाइम निकल के आएगा। तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, स्पीड है 40, तो 1/4 यानी कि 1/4 मतलब होता है 1/4 आवर्स आया ना, 1/4 आवर आया, तो 1/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करें तो 15 मिनट्स आता है। तो 15 मिनट्स तो यहाँ से लगेगा, इस पॉइंट से उसको कैच करने में लगेगा 15 मिनट, और 3 मिनट आगे चला था तो 3 मिनट यहाँ का हो गया और 15 मिनट ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा 18 मिनट्स। मतलब इस तरीके से पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो डायग्राम के समझने की बात है। अभी हम समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं तो पूरे अच्छे से समझो। तो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, बोल रहा है कि क्वेश्चन मुझे पूछा था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सलमान टू मीट गोविंदा, कितना समय लगेगा जब जिस पॉइंट पे उसको देखा उसके बाद से उसको कितना टाइम लगेगा। तो कहते हैं 3 मिनट आगे चलेगा और 15 मिनट उसको ओवरटेक करने में लगेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन, जब ये यू टर्न ले लिया, यू टर्न से यहाँ से इस पॉइंट तक को कवर यानी कि गैप को कवर करने में उसे 15 मिनट लगेगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 18 मिनट्स, 18 मिनट्स आंसर होगी, ठीक है। तो 18 मिनट्स ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, तो विल गो विथ नन ऑफ दिस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और देखो समझो आराम से, वापस से आप समझ सकते हैं, वापस से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जब उसको मीट किया, राइट, जब उसको मीट किया, सिंपल सा पॉइंट है कि सलमान इस तरफ ट्रैवल कर रहा था, इस पॉइंट पे गोविंदा यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ से उसको 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, यहाँ से उसको 3 मिनट और ट्रैवल करना पड़ा, 3 मिनट्स। तो यहाँ तो टाइम पता चल गया। तो 3 मिनट जब ये आगे ट्रैवल करेगा तो गोविंदा भी तो 3 मिनट आगे ट्रैवल करेगा, तो 3 मिनट ये भी आगे ट्रैवल किया, राइट, 3 मिनट ये भी आगे ट्रैवल किया। तो 3 मिनट में ये कितना डिस्टेंस चला, तो ये 4 किलोमीटर चला गया, और 3 मिनट में ये कितना चला, तो ये 6 किलोमीटर चला गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बन गया 10 किलोमीटर। तो यानी कि दोनों के बीच में गैप अब है 10 किलोमीटर, और ये 80 की स्पीड से जा रहा था, जाता रहेगा, गोविंदा आगे बढ़ता रहेगा और सलमान 120 की स्पीड से उसको पीछा करेगा। तो दोनों के बीच का गैप है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड कहता है कि 120 माइनस 80 यानी कि 40 विल बी द रिलेटिव स्पीड।
तो 40 के स्पीड से उसे 15 मिनट और लगेगा कवर करने में, ये गैप को कवर करने में 15 मिनट लगेगा, 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा था यू टर्न लेने में। तो 15 + 3 गिव्स मी 18 मिनट्स, तो आंसर इज 18 मिनट्स लगेगा सलमान को गोविंदा को कैच करने में, राइट। तो ये सवाल था, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, किस बारे में है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है, क्योंकि मार्कअप दिख रहा है, कॉस्ट दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एन आर्टिकल कॉस्ट ₹5,000, 5,000 रुपया सीपी है उसकी, एंड इट इज मार्क्ड अप 40% अबव मार्क्ड अप 40% बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने 40% अबव उसकी एमआरपी लगा दी। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का था, अगर 100 रुपये का था वो सामान, तो उसका एमआरपी लगा दिया 140, इस तरीके से। तो 100 रुपया मतलब है कि यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से समझ रहे हैं फिलहाल। कस्टमर वॉक इनटू द शॉप एंड सीम्स रियली इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल। मतलब क्या है इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक कस्टमर आया दुकान पर और उसे वो सामान अच्छा लगा, मतलब उसे पसंद आ गया वो सामान, उसे लेना है वो। तो क्या हुआ कि ये इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल, सेंसिंग दिस, ये चीज को सेंस करके द शॉपकीपर गेट ग्रीडी एंड ही रेज द मार्क अप परसेंटेज टू 80%। ओके, मतलब एक कस्टमर आया और कस्टमर को वो सामान अच्छा लगा, लेना था उसको। होता ना कभी कभी कि हम गए और हमें ये लेना ही है, अच्छा लगा, मुझे ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है, लेना है। तो कस्टमर ने शॉपकीपर ने इस बात को सेंस किया कि उसको लेना ही है। तो उसने क्या किया कि एमआरपी को 40% जो बढ़ाया था उसको 40% से क्या कर दिया, 80% बढ़ा दिया, मतलब 180 कर दिया, मतलब 180 कर दिया, एमआरपी उसका बढ़ा दिया। शॉपकीपर गेट्स ग्रेडी, वो लालची, मतलब थोड़ा सा उसको लालच आ गया कि भाई इसको अगर दाम बढ़ा दूंगा तो कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा। तो उसने क्या किया, 40% जो बढ़ा के रखा था उसको 80% बढ़ा दिया, मतलब 180 रुपया कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। 100 की वैल्यू क्या है, 5,000 है, तो ये ध्यान रखा है मैंने, ठीक है। एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20%, 80% बढ़ाने के बाद वहां पे वो डिस्काउंट देता है 20% का। ओके, हाउ मच मोर लेस मनी वुड ही हैड मेड हैड ही नॉट गॉटन ग्रीडी। मतलब कितना ज्यादा या कितना कम, मोर और लेस, अगर वो ग्रीडी नहीं बनता, हैड ही नॉट गॉटन ग्रीडी, अगर वो लालच उसके मन में नहीं आता। किसके मन में, शॉपकीपर के मन में। शॉपकीपर के मन में लालच क्या आया कि कस्टमर को तो लेना ही है, तो उसने क्या किया, दाम बढ़ा दिया। अगर वो लालच नहीं आता तो कितना कम या तो कितना ज्यादा उसे पैसा मिलता, हाउ मच मनी ही वुड हैव मेड हैड ही नॉट गॉटन ग्रीडी। अगर उसे लालच नहीं आता तो कितना कम पैसा बनाता या कितना ज्यादा पैसा बनाता, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो क्या करूं, 5,000 को यूज करके बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि 5,000 की वैल्यू जो हमने लिया हुआ है, देखो इस तरीके से समझो, मैं इसको फिर से बना रहा हूं। क्या किया गया कि उस आर्टिकल की सीपी हम मान लेते हैं 100, तो पहले उसने एमआरपी एक रखा था, तो एमआरपी रखा था 140, 40% अबव, 40% बढ़ा कर रखा था। लेकिन शॉपकीपर ने देखा कि कस्टमर को तो लेना ही है, तो उसने क्या किया, इसको 80% कर दिया, 80% बढ़ा दिया। यानी कि अभी एक एमआरपी और फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे 180, मतलब इसकी बात हो गई खत्म, इसकी बात हो गई खत्म, 180 का आर्टिकल हो गया। अब इसमें क्या करता है वो, उसमें वो 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देगा यहाँ पे। तो 180 पे 20% का डिस्काउंट, तो 180 का 20% कितना हो जाएगा बताइए, 10% विल बी 18, 20% विल बी 36, यानी कि 36 का डिस्काउंट दे देगा। तो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, तो 180 में 36 चला जाएगा, यानी कि 144 में सेल करेगा इस आर्टिकल को, वो सेल कर देगा, सेलिंग प्राइस विल बी 144 यहां से।
आफ्टर डिस्काउंट 144 में बेचेगा। ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है कि हाउ मच मोर और लेस मनी, कितना ज्यादा या कितना कम। अगर वो लालची नहीं होता, अगर वो उसका प्राइस नहीं बढ़ाता, तो उसे कितना कम पैसा मिलता या कितना ज्यादा पैसा मिलता। तो मैं कहता हूं कि अगर वो लालची नहीं होता तो वो कितने में बेचता उस सामान को, वो बेचता 140 में, लेकिन लालची होने के बाद उसको कितने में बेचा, 144 में बेचा, यानी कि 4 यूनिट उसे ज्यादा मिल गया ना, मतलब उसे 4 यूनिट कम मिलता। अगर वो ग्रीडी नहीं होता, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो उसे कितना कम मिलता, तो 4 यूनिट कम मिलता। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, यही बतानी है। मुझे पता है कि 100 यूनिट की वैल्यू है 5000 रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000 रुपए 100 यूनिट की वैल्यू है। तो 4 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो इतना उसे कम मिलता, मतलब 140 में बेचता ना, तो 4 यूनिट उसे कम मिलता, तो he would have got this 4 unit less if he had not gotten greedy। तो 4 यूनिट की वैल्यू बताइए, बस इतना ही करना है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई 5000 मतलब है 100 यूनिट, तो 5000 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं और 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो आ गया 200 रुपया। तो 200 रुपया उसे लेस मिलता। अगर वो लालची नहीं होता तो उसे 200 रुपया कम मिलता। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखता, मैं ऑप्शन में लिखता ऑप्शन बी, 200 रुपीज लेस। दिस वॉज द क्वेश्चन। अब इस तरीके से सिंपली कर दिया मैंने, मतलब 5000 को लेकर भी आप कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, बट हमने 100 यूनिट उसको मान लिया और 100 के यूनिट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया, उसे 200 रुपया कम मिलता। अगर वो क्वेश्चन पूछता कि अगर वो ग्रेडी होने के बाद उसे कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो हम कहते 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर वो ग्रेडी नहीं होता, इफ ही हैड नॉट गॉटन ग्रेडी, तो उसे कितना कम मिलता, तो 4 यूनिट कम मिलता, 4 यूनिट का बराबर हो गया 200 रुपया, 200 रुपया कम मिलता। दैट्स इट। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। देखो छोटी छोटी स्टोरी है। पहली बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या सेंटेंस यूज कर रहा है। बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, अभी फिर से कह रहा हूं, आप बोर हो जाएंगे एक ही बात को सुनकर, है ना। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं आपके सामने कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राधे डज 70% ऑफ सम वर्क इन 15 डेज। 70% काम करता है 15 दिन में। लेटर विथ श्याम्स हेल्प सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। ओके, यानी कि 70% काम राधे करता है अकेले, राधे करती है अकेले 70% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, लेकिन राधे के साथ श्याम आ जाता है और उसका हेल्प के साथ रिमेनिंग जो काम था यानी कि 30% 4 दिन में कर देता है। इन हाउ मेनी डेज कैन श्याम अलोन कंप्लीट द। सिंपल सा सवाल है भाई, श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 100% काम को कितने दिनों में करेगा, ये सवाल है। टाइम एंड वर्क से बिलोंग कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं ये कह रहा हूं कि चलो 70% को अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 70% का फ्रैक्शन में होता है 7/10। 70% का मतलब होता है 7/10, यानी कि टोटल काम 10 है तो 7 यूनिट उसने कर दिया। ठीक है, तो 7 यूनिट किया कितने दिनों में, तो हम कह रहे हैं 15 डेज में। तो हम टोटल वर्क कुछ मान सकते हैं क्या, टोटल वर्क कुछ मान लेते हैं। हम एक काम करते हैं 10 × 15 टोटल वर्क को हम मान लेते हैं। लेट्स से टोटल वर्क जो है लेट्स से 150। ऐसे पूरा लिख रहा हो तो साला जगह ही नहीं मिल रहा है तुम्हें को। टोटल वर्क हो गया 150। लेट्स से टॉयज बनाना है, 150 टॉयज बनाना है। तो 15 दिन में कितना काम हुआ, 15 दिन में कितना काम हुआ, तो 7/10, यानी कि इन 15 डेज। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि इन 15 डेज। अब इतना सारा लिखना तो है नहीं, बट आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 15 दिन में कितना काम हुआ था, 70%, यानी कि 150 का 7/10 यूनिट काम हुआ था। तो 7 × 15 दैट इज 105 टॉयज बन चुका था। तो रिमेनिंग कितना था, तो रिमेनिंग था 150 - 105, 45 टॉयज बाकी था। और 45 टॉयज जो था वो कितने दिन में बन रहा था,
4 दिन में बन रहा था, तो 4 से डिवाइड अगर करते हैं, 4 से डिवाइड अगर करते हैं, राइट, तो 4 से डिवाइड करते तो कितना आता है 11.25, यानी कि पर डे की एफिशिएंसी आई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट भूल गया, मैं ये कह रहा हूँ कि 45/4, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा था राधे प्लस श्याम। राधे प्लस श्याम 45 वर्क जो रिमेनिंग वर्क था 4 दिनों में कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम हो रहा था 11.25 काम हो रहा था। अच्छा, अगर हमें राधे की बात करूं तो राधे ने 105 टॉयज बनाया था, राइट, राधे ने 105 टॉयज बनाया था कितने दिनों में, तो कितने दिनों में 15 डेज में। तो राधे का पर डे का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, तो हम कह रहे हैं कि 105 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा 7 यूनिट पर डे। 105 डिवाइडेड बाई 7 नहीं 15, क्योंकि 15 दिन में 105 टॉय बनाया ना, तो कितना आया पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई, तो राधे की एफिशिएंसी आ रही है 15 से डिवाइड करेंगे तो 7, यानी कि 7 टॉय पर डे, और राधे प्लस श्याम का एफिशिएंसी आ रहा है 11.25। तो 11.25 से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो क्या आएगा 4.25 एफिशिएंसी आएगा पर डे का, किसका, श्याम का, और श्याम को पूरा काम अकेले करना है। 4.25 टॉयज पर डे बनाएगा, समझ आया, सिंपल सी बात है। ये मैंने क्या निकाला, तो ये निकाला मैंने राधे की एफिशिएंसी है 7 और राधे प्लस श्याम की एफिशिएंसी है 11.25, तो 11.25 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो श्याम की एफिशिएंसी आ गई पर डे की 4.25। अब 4.25 के हिसाब से पूरा टॉय बनाना है उसको, अकेले काम कितने दिन में करेगा, 100% काम पूछ रहा है ना, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि 100% यानी कि 150 टॉयज बनाना है टोटल, और उसकी एफिशिएंसी है 4.25, तो 4.25 को ऐसे रखता हूँ और बाय ऊपर में 100 दे देता हूँ, चलो काट दो इसको 25 के हिसाब से, तो 25 16 + 1 17 है ना। अच्छा, 4.25 को ऐसे भी रख सकते हो कि 4 होल 1/4 है ना, 4 होल 1/4 मतलब हो जाएगा 17/4, 17 तो आएगा ही आएगा, 17 तो आएगा ही आएगा है ना, ऊपर में 4 जाएगा, ठीक है, तो 15 4 द 60 एंड 0/17 कितना दिन लगेगा ये देख लो, मेरे पास ऑप्शंस ऐसे पॉइंट में भी दिए हुए हैं, पॉइंट में क्योंकि पॉइंट में कटेगा नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं 17 से काटता हूँ 3 टाइम्स, तो 51 आया, 90 85 आएगा 5 टाइम्स एंड 50 तो 0.3 35.3 कहीं दिख रहा है, 35.3 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब श्याम को 35.3 समथिंग टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, अकेले काम करेगा तो इतने दिन में कर देगा। तो आई होप यू गॉट दिस वन। देखो अब क्वेश्चन आएगा सर आपने 150 खिलौने कैसे ले लिए, भाई हमने 150 खिलौने ऐसे ले लिए क्योंकि 70% मतलब होता है 7/10, तो टोटल वर्क 10 है और 15 डेज था, तो मैंने 10 और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने देखा कि 150 आ गया, तो 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि 15 से भी ये कट जाएगा और टोटल वर्क हो जाएगा 150, इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप 300 यूनिट भी ले सकते हैं, आप 500 यूनिट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लो कि कट जाए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वो पजल जैसा है कि ये एक दिन में इतना काम करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में कितना करेगा, तो टाइम एंड वर्क बड़ा ईजी सा है, राइट। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी लेंदी है, देख कर ही आप घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। अरे भाई घबराना नहीं है, देखकर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, और क्या पता ये बड़ा आसान सा सवाल हो। यस, आप बैठे रहते हैं कि इजी क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन आपके भरोसे बैठा हुआ है, भाई मैं इजी हूँ, देखो ढूंढो मुझे और करो सॉल्व। क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मिस्टर नटवर लाल, इसको बड़ा ही कर लेते हैं, हाँ,
कह रहा है मिस्टर नटवरलाल इज प्लेइंग अ गेम इन विच देयर आर 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स है, उसमें एक गेम खेल रहा है विथ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, अलग अलग नंबर की बॉल है उसमें, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 ऐसे है। एंड इन टोटल देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्ड बॉल, अलग अलग 4 कलर के बॉल हैं, राइट। A ball has to be taken out from each box and the color of the ball revealed only after it has been taken out. एक बॉल निकालना है बैग में से, 4 अलग बैग है, ठीक है, 4 अलग अलग बैग है, उसमें से एक बॉल निकालना है और कलर ऑफ द बॉल विल बी रिवील्ड आफ्टर व्हाट द बॉल इज टेकन आउट, सारे के सारे बॉल निकालने के बाद। तो गेम इज ओन व्हेन ऑल 4 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। गेम जीतेगा कब नटवरलाल? गेम जीतेगा कब? जब सारे के सारे जो बॉल निकाला, वो 4 बॉल जो निकाला उसने, तो वो सेम कलर के होने चाहिए, तब वो गेम जीत जाएगा। तो यही गेम है उसका, ठीक है, सेम कलर के होने चाहिए तो गेम जीत जाएगा। तो कह रहा है कि द बॉल कैन नॉट बी सीन बाय मिस्टर नटवरलाल बट द डीलर हैपेंड टू बी फ्रेंड ऑफ मिस्टर नटवरलाल एंड द डीलर टोल्ड हिम अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट बॉल इन डिफरेंट बॉक्सेस। ओके, मतलब क्या कह रहा है इस सेंटेंस में कि उसे नटवरलाल को नहीं पता कि कौन से बैग में क्या कलर है, कितना कलर है, नहीं है, राइट। तो क्या कह रहा है कि जो गेम करवा रहा था, जो डीलर था, वो उसका दोस्त था, तो उसने बता दिया कि भाई बैग 1 में कितना बॉल है, कौन कौन से कलर की बॉल है, बैग 2 में कौन कौन से कलर का बॉल है, बैग 3 में, ऐसे करके बता दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है तो ये बताया है, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी। तो बॉक्स ए में है रेड येलो ब्लैक, बॉक्स बी में है रेड येलो, बॉक्स सी में है येलो येलो ब्लैक एंड बॉक्स डी है रेड ब्लैक येलो ब्लू। इस तरीके से 4 कलर की बॉल है 4 बॉक्सेस में। अब गेम जीतेगा कब? जब सारे बैग से सेम कलर की बॉल निकलेंगे। तो सेम कलर की बॉल निकलेंगे तो सेम कलर का बॉल सारे बैग में होना चाहिए, तभी तो। जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई रेड कलर का बॉल यहाँ भी है और रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है, तो रेड अगर निकाल देगा तो जीत जाएगा, ठीक है। सेम कलर का बॉल, गेम जीतना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि विच कलर बॉल शुड मिस्टर नटवरलाल चूज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज विनिंग प्रोबेबिलिटी। कौन सा कलर को वो चूज करेगा? कलर अलग अलग है, राइट, कलर अलग अलग है, तो कौन से कलर को वो चूज करेगा? जैसे कि यहाँ पे रेड कलर, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके सामने कि रेड कलर का बॉल है। रेड कलर कितने सारे हैं? तो 4 है, ठीक है। उसके बाद येलो कलर के बॉल है, तो येलो कलर को भी ले लेता हूँ मैं। ये येलो कलर, ये येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, चारों बैग में येलो कलर भी है, चारों बैग में रेड कलर भी है। ब्लैक कलर की बात की जाए तो बैग बॉक्स ए में ब्लैक है, बॉक्स बी में नहीं है, बॉक्स सी में नहीं है। अब बॉक्स डी की बात करी जाए तो ब्लू बॉल है और ये बी एंड सी और ए में नहीं है। तो वो क्या चूज करेगा? कौन सी बॉल को चूज करेगा जिससे उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी? तो इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, मेरे ख्याल से इसमें चूज करने की जरूरत नहीं है। बताओ कि उसकी चांसेस कौन सी बॉल को चूज करने में है, जब वो गेम को जीतना है उसको। अब आपको कलर दिख रहा होगा कि बॉक्स ए बी सी डी है। आप बताइए, डायरेक्टली पूछ रहा है क्वेश्चन, मुझे डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि बताओ कि कौन से कलर को चूज करेगा वो जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए, मैक्सिमाइज हिज विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो डायरेक्टली आप कलर देख के बता सकते हो ना कि भाई, अगर सॉल्व करने जाए तो सॉल्व करके भी बताऊंगा, बट डायरेक्टली आप कलर देख के बता सकते हो कि कौन सा कलर चूज करेगा जिससे वो जीतने की उसकी चांसेस ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि रेड कलर की अगर बात करें तो बैग ए बी सी डी में एक बॉल है सब में से। बैग ए में 1 है, बैग बी में 1 है, सी में 1 है, डी में 1 है। लेकिन अगर येलो की बात की जाए तो बैग ए में 1 है, बैग बी में 1 है, बैग सी में 2 है और बैग डी में 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 ज्यादा है। तो बताइए कि आप क्या चूज करेंगे जिससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो मैं कहता हूं डायरेक्टली कि येलो कलर को चूज करूंगा, यह आंसर होना चाहिए। आप देखो इसको कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूं कि इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को सॉल्व करके देखना है, तो मैं कह रहा हूं चलो पहले रेड की बात करते हैं। पहले हम रेड कलर की बात करते हैं।
तो रेड कलर का बैग ए में बॉल कितने हैं, तो 1 2 3, 3 बॉल है, उसमें से एक रेड निकालनी है, तो 1/3। बैग बी की बात करें तो उसमें 2 बॉल है टोटल और उसमें से एक येलो है, तो मैं कहता हूं 1/2, है ना। सेलेक्टिंग अ रेड बॉल आउट ऑफ टू, एक रेड बॉल तो उसका प्रोबेबिलिटी हाफ। सेलेक्टिंग अ रेड बॉल आउट ऑफ 3 बॉल्स तो 1/3। सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स सी, ठीक है। अब बैग 3 यानी कि बॉक्स सी से बात करें तो बॉक्स सी में 3 बॉल है एंड आउट ऑफ 3 देयर इज ओनली 1 रेड बॉल, तो मैं लिखूंगा 1/3। एंड बैग 4 यानी कि बैग डी बॉक्स सी, 1 रेड बॉल आउट ऑफ 4 यानी ब्लैक और ब्लू भी है, तो 1 रेड बॉल आउट ऑफ 4, तो दिस विल बी 1/4। तो ये चांसेस हो गई रेड आने की। तो इसको कल कैलकुलेट कर देते हैं तो 3 × 3 9 एंड 4 2 8, 1/72। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। अब दूसरा क्या है, येलो बॉल। येलो बॉल की भी प्रोबेबिलिटी देख रहे थे कितना आता है। अगर 1/72 से कम आएगा ज़्यादा आएगा वो पता करना है। वैसे तो ज़्यादा ही आएगा क्योंकि येलो बॉल ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। तो बॉक्स 1 से बात करें तो येलो बॉल इज 1 आउट ऑफ 3, तो 1/3। देन येलो बॉल इन बैग 2 की बात की जाए तो बैग 2 में येलो बॉल 1 है आउट ऑफ 2, तो 1/2 लिखेंगे। एंड बैग 3 की बात करी जाए तो 2 येलो बॉल आउट ऑफ 3, तो 2/3। यही एक है जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखो सब 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, तो यही एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बॉक्स डी की बात करी जाए तो 1 येलो बॉल आउट ऑफ 4, तो 1/4। तो इसकी कैलकुलेशन अगर करे जाए तो कैंसिल क्यों करते, कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो दिस इज लाइक 3 3 9 एंड 8, दैट इज 2/72। तो बताइए ये एक फ्रैक्शन है 1/72, एक फ्रैक्शन है 2/72, 1/72 एंड 2/72। तो बताइए कि इसमें कौन सा बड़ी है, मतलब वैल्यू बड़ी है। तो 72 ऐसे कह तो 1:2 आया, तो येलो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो आई विल गो विथ येलो कलर बॉल टू मैक्सिमाइज माई विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो मैं येलो कलर बॉल को चूज करेगा। नटवर लाल जो है अपनी येलो कलर बॉल को निकालने की कोशिश करेगा सारे बैग से ताकि वो उस गेम को जीत जाए, है ना। तो क्वेश्चन सिर्फ लेंदी था भाई, सिर्फ क्वेश्चन लेंदी था, बस तरीका मतलब जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बात तो यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल कि एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा और मैंने समझ गया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये करना है, मेरे को क्या चीज़ सेलेक्ट करना है। तो डायरेक्टली आप करते कि येलो सेलेक्ट करूंगा तो जीत जाऊंगा, तो डायरेक्टली येलो टिक करना है, या कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा आएगी, तो 2 ज़्यादा आया, यानी येलो हमारा जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अगर सही में इस वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हैं 10-10 क्वेश्चन को, हो सकता है कि वीडियो कभी 40 मिनट का हो, कभी 1 घंटे का हो, बट उतना टाइम अगर डेली 10 क्वेश्चन को दे रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कोई कर भी रहे हैं, बताते हैं, ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर अच्छा है कि मेरा प्रैक्टिस रिवीजन हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी करें, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब और भी आगे दोनों मिलकर बढ़ेंगे, मैं भी और आप भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, ये आप कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, एवरेज के ऊपर बेस्ड है तो आप कर लिए होंगे। चलो करते हैं हम। कह रहे हैं कि एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स अमर, विशेरा एंड दमन इज 70। अमर, विशेरा एंड दमन, इनकी एवरेज बता रहा है 70, यानी कि इन तीनों का सम कितना हो गया, इन तीनों का सम हो गया 210। ओके फाइन। अनदर पर्सन विशाल, विशेरा था ये, विशाल VI लिख दूंगा। अनदर पर्सन विशाल जॉइन्स द ग्रुप एंड नाउ द एवरेज इज 66। मतलब अनदर पर्सन, यहाँ पे लिखता हूँ कि अमर था, विशेरा था, दमन था और विशाल भी इस ग्रुप में आ गया VI, तो इसकी एवरेज हो गई 66। अच्छा सम कितना हो जाएगा, तो 6 4 240 एंड 24, 240 एंड 24 इज 264।
तो इस दो स्टेटमेंट से विशाल की वेट पता चल जाएगी क्या, एवरेज वेट पता चल जाएगी विशाल की, हम पता कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो विशाल की वेट हो जाएगी, दैट विल बी 210 माइनस 264 इज 54। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। इफ अनदर पर्सन ताहिर हुज वेट इज 6 kg मोर देन विशाल, ताहिर यहीं पे लिख देता हूं मैं, ताहिर का जो वेट है वो 6 किलो विशाल से ज्यादा है, यानी कि 60 किलो है। जॉइन्स द ग्रुप रिप्लेसिंग अमर, द एवरेज वेट ऑफ द विशेरा, दमन, विशाल एंड ताहिर बिकम्स 75। अच्छा, ताहिर ग्रुप में ज्वाइन करेगा और किसको रिमूव करेगा, अमन को रिमूव कर देगा, राइट। अमर को रिमूव, रिप्लेसिंग अमर को रिप्लेस कर देगा। तो अमर को रिप्लेस कर देगा तो कौन कौन बचेगा, विशेरा प्लस दमन प्लस विशाल प्लस ताहिर। 4 लोगों की एवरेज बता रहा है 75। व्हाट इज द वेट ऑफ अमर, अमर की वेट बतानी है कि कितनी है। तो चलो 75 4 टाइम्स इज 200 एंड 300, तीनों को मिलाकर 300। अब हमें बताइए कि भाई अमर की एज कितनी है, अमर की वेट कितनी है, अमर की वेट पूछ रहा है तो अमर का वेट निकालेंगे। तो मेरे को बताइए कि विशाल यहाँ पे है विशेरा एंड दमन, विशेरा एंड दमन यहाँ पे भी है, विशेरा एंड दमन यहाँ पे भी है, विशेरा एंड दमन यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो विशाल की एज मुझे पता है, विशाल की वेट पता है 54 और V प्लस डी नहीं पता। अब मुझे बताना किसका है, मुझे बताना है ए का, यानी कि अमर का। अमर की वेट कितनी है ये बतानी है। ओके फाइन। अच्छा, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो मुझे पता है कि विशाल 54 है, ताहिर 60 है, विशाल 54 है, ताहिर 60 है। तो 54 एंड 60 टोटल कितना होता है 110 एंड 14। 114 अगर मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं, 114 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब मैंने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये और ये, तो कितना बचा 200 और 14 भी गया तो 186 बचा। तो 186 किसका किसका हो गया, 186 हो गया विशेरा एंड दमन, विशेरा एंड दमन का हो गया 186। तो भाई निकल गया ना आंसर। अगर ये दोनों है 186, अगर ये दोनों है 186 तो बताओ भाई 186 से माइनस करो तो अमर का कितना, अमर कितना, अरे कितना किलो का था अमर भाई, हवा था तो वो 186 इसमें से माइनस कर दो, 186 माइनस कर दो तो 14 प्लस 10 इज 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। अमर वेट इज, इसको सब्सट्रैक्ट करना था, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करना था तो 24 आ जाता, तो 24 अमर की वेट हो जाती। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमें यहाँ पे 186 मिला था इन दोनों का और इसका था 60, इसका 54 सॉरी, तो दिस इज 186 एंड दिस इज 54, इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देते तो अमर का निकल जाता। तो वैसे भी जैसे भी आंसर तक पहुँचना है, सिर्फ आंसर तक पहुँचने से मतलब है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने शायद ऑफलाइन क्लासेस में भी लिया हुआ था, तो इसलिए इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सिर्फ आपको दिख रहा है कि सर इतना लेंदी क्वेश्चन है, भाई होगा ही, एग्जाम जब देने जाओगे ना तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे जो 3 4 5 लाइन में क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये देख के ही पहले घबरा जाते हैं कि सर इतना लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, तो यहीं पहले ही हार जाते हैं आप। तो पहले ही हार जाते हैं तो फिर नहीं होगा ना। मैं आपको कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस पहले इतना करना है कि एग्जाम में ये सारे सवाल अगर देखे जाए तो भाई इजीली सॉल्व कर पाए आप। प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी हैज अप्स एंड डाउन्स एवरी ईयर। हर साल बढ़ता है घटता है ऐसा होता है। द प्रोडक्शन इंक्रीजेस फॉर द 2 consecutive year consistently by 15%। अच्छा 15% पहले साल में बढ़ गया, फिर 15% बढ़ गया, ऐसे करके है। एंड इन द थर्ड ईयर
इट डिक्रीजेस बाई 20%। अब थर्ड ईयर में 20% से प्रोडक्शन कम गया, ठीक है। अगेन इन द नेक्स्ट 2 ईयर इट इंक्रीजेस बाई 25% ईच ईयर। फिर दो सालों में, अगले 2 सालों में 25% करके प्रोडक्शन बढ़ गया एंड डिक्रीजेस बाई 10% इन द नेक्स्ट ईयर। 10% फिर घट जाएगा। भाई प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, हमने लिख दिया, ठीक है। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द ईयर 2014, मान लीजिए ये 2014 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 14 से, देन 2015 कहाँ तक जाना है मुझे ये देख लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन 2018, 2018 तक में कितना हो जाएगा। तो 2014 में 15% बढ़ा तो हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से 15% बढ़ेगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे 2016 में, 2016 में 20% घटेगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो 2017 में, तो 2017 में चेंज कितने का हुआ, 25% का। तो 2018 के स्टार्टिंग में, यानी कि 2018 के स्टार्टिंग में कितना परसेंट तक चेंजेस आया है। ये चेंज तो 2018 में हुआ, इसको नहीं लेंगे हम, ये 19 में हुआ, ये नहीं लेंगे। तो 2018 तक में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था कि इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द ईयर 2014 अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन 2018 तक में कितना का चेंजेस आएगा ये बताना है। क्वेश्चन देखो, ये डाटा जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 2014-15 ऐसे पढ़ते हैं, तो ये दिखाता है पूरा 2014 का जनवरी से लेके दिसंबर तक, और 15 के स्टार्टिंग का बात करता है, तो ये ऐसा डाटा पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं 2015 से लेके 16 तक, तो 2015 का पूरा, फिर कहते हैं 2016 से लेके 17 ऐसे करके पढ़ते हैं, तो 2016 का डाटा है ये, और 2017 से लेके फिर ऐसे करके हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 15% राइज हुआ था, यहाँ पे 15% राइज हुआ था, यहाँ पे 20% डिक्रीज हो गया था, और यहाँ पे 25% राइज हुआ था। तो ये चेंजेस क्या कितनी आएगी ये बताइए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपने फिफ्थ, मान लीजिए कि ये 100 था, तो 100 से कितना परसेंट चेंजेस आएगा ये कैलकुलेशन कर देना है। मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ आपके सामने कैलकुलेशन। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 100 था, ठीक है, कलर चेंज कर दूँ क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। मान लीजिए 100 था, 100 से 15% बढ़ेगी तो 115 हो गया, फिर 15% बढ़ेगी तो 115 हो जाएगा, फिर क्या होगा 20% घट जाएगा तो 80% हो जाएगा, फिर 25% बढ़ जाएगा तो 125%। ये कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी ना, 100 से कितना चेंज आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 100 से कितना चेंज आएगा तो कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं, करना पड़ेगा, राइट। 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, दिस इज 4/5। अच्छा इसको भी काट देते तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 कट जाएगा, और 5 कट जाएगा। तो 115 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो 130, 115 का स्क्वायर होता है 130 एंड 225, और बाई में कितना है 100 है। तो 100 से कितना चेंज आया, 100 से कितना चेंज आया, तो 100 से 32.25 बढ़ गया है। तो मुझे पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा था, तो 32 हम टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी देखो, अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऐसे किया है, तो सब बोले सर लेंदी हो गया, ज़्यादा लिखना पड़ गया। भाई कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन ऐसे भी करते हैं। 15% बढ़ रहा था, तो 15% मतलब होता है 3/20, तो हम कह रहे हैं 20 था, 23 हो गया, फिर फिर क्या हुआ, 15% फिर बढ़ा, तो फिर हम कहेंगे सर 20 था, 23 हो गया, फिर 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 1/5 डिक्रीज हो रहा है, 5 से 1 कम हो रहा है, तो हम कहेंगे 5 से 1 4 हो गया। अब इस रेशियो को मिलाना पड़ेगा, है ना, तो कैलकुलेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 25% बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब 1/5, तो यस सर ये 4 था तो 5 हो गया, तो मतलब ये एक रेशियो था। अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और यहाँ तक जो वैल्यू आएगी, इसी में कंपेयर करना है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो सकता है
कि भाई क्या हो सकता है बताएं। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई 100 में 15% बढ़ा दो फिर 15% घटाओ, तो वही काम यहाँ पे भी किया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे भाई, ये कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप देखो 15 बढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ 15 + 15 इंटू 15/100, ये 2 साल का हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये हो गया 30 और 2.25, तो 32.25 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब ये बन गया। अब इसके पे 20% घटाना है, तो -20 - 32 इंटू, मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इतना करने का। अब यहाँ तक पहुँचे आप, फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर 25 बढ़ाना है, तो फिर x y, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं इससे जाऊंगा ही नहीं, मैं इसी तरीके से कैलकुलेशन कर दूंगा जहाँ पे मुझे आंसर आसानी से मिल जाए। मेरे हिसाब से ये हो सकता है, आपके हिसाब से आप ये भी फॉर्मूले को यूज़ करके 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात, तो एक बार तो ये दोनों के लिए यूज़ होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ इसका यूज़ करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, तो 3 बार यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो क्यों करूं, मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो आंसर आ जाएगी हमारी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर बिलोंग करता है, कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, ये आप हमें देखकर बताइए। कलर चलो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं यार, है ना। फाइन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 150 सेंटीमीटर, okay, what is the curved surface area of the cylinder which can be made from the remaining metal if its radius is 70 centimeter? ओके, तो कह रहा है कि एक कोन निकालेंगे। पहले तो हम कहाँ से निकालेंगे, एक सिलेंडर से निकालेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब एक सिलेंडर है, लेट्स से दिस इज द सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर की रेडियस बताइए 35, इसका रेडियस है 35 और इसकी हाइट है 150, इसका हाइट दिया गया है 150। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से एक कोन निकालना है। कोन होता कैसा है, कोन होता है इस तरीके का, ठीक है। तो कोन में भी क्या होता है, हाइट होता है, रेडियस होता है। तो कह रहा है कि इफ अ कोन इज ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड फ्रॉम सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट इज 150, इसमें से एक कोन काट के निकालना है। तो भाई अगर आप देखोगे, फॉर्मूले को देखोगे, तो आपको ये बात क्लियर होगी। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्लियर होगी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज πr²h और कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 πr²h, ठीक है। मतलब देखो इस दोनों फॉर्मूले में आपको क्या पता चल रहा है कि भाई जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है ना, उसी का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं कह रहा हूं कि इस सिलेंडर में से एक कोन काट कर निकालूंगा, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम है πr²h, r और h की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि इसमें से एक कोन निकालना है, तो इसी की वॉल्यूम में से 1/3 निकल जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम जो निकलेगी 1/3 निकलेगी। तो इसी में से कोन जब निकालेंगे, मतलब हम ऐसे कर रहे हैं कि इसमें से जब हम कोन निकालेंगे, लेट से हम कोन ऐसे करके यहाँ से निकाल दिए, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से कोन निकाल दिया। तो कोन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/3 ऑफ πr²h निकलेगा, आउट ऑफ πr²h। πr² से 1/3 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना भाई। तो मैं कह रहा हूं कि इसका, इस सिलेंडर का बचेगा कितना, तो इस सिलेंडर का बचेगा 2/3 ऑफ πr² बचेगा, क्योंकि 1/3 तो निकल गया, 1/3 तो निकाल दिया मैंने। अब इस सिलेंडर में से कितना वॉल्यूम बच गया, इतना सारा वॉल्यूम बच गया।
और आर की वैल्यू मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है। आर की वैल्यू 35 है, एच की वैल्यू 150 है, 150 है। तो ये वॉल्यूम बच गया। अब इसी वॉल्यूम से क्या करेंगे हम, एक सिलेंडर बनेगी, सिलेंडर जो बनेगी, सिलेंडर की रेडियस होगी 70। इसी वॉल्यूम से जो भी वॉल्यूम बच गया, इसमें से जो काट के निकाल दिया मैंने, है ना, मैं इसमें से ऐसे मान लीजिए कि काट के कुछ निकाल दिया, तो जो वॉल्यूम बचा उसमें से एक सिलेंडर और बना। उसमें से एक सिलेंडर क्या बना, तो उसमें से जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, उसकी वॉल्यूम बता रहा हूँ। उसकी वॉल्यूम अब बनी है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू पता है मुझे, इसको कैलकुलेट, देखो समझ आया ना ये पॉइंट। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना ही वॉल्यूम बचेगा सिलेंडर का, इतना ही वॉल्यूम बचेगा। तो रेडियस मुझे पता है, एच पता है, क्योंकि रेडियस और एच दोनों में सेम है, दैट इज 35 एंड 150 ये है। तो आर की वैल्यू और एच की वैल्यू तो पता ही है, लेकिन जो नई सिलेंडर जो बनेगी ना, उसमें से निकालने के बाद जो नई सिलेंडर बनेगी उसकी रेडियस है 70, उसकी रेडियस होगी 70, ठीक है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना था, तो रिमेनिंग वॉल्यूम था 2/3 पाई, आर की वैल्यू थी 35, आर स्क्वायर मतलब 35 स्क्वायर, और एच की वैल्यू थी 150, ये थी रिमेनिंग वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम नया वाला सिलेंडर का वॉल्यूम होगा जिसका रेडियस है 70। तो नया वाला वॉल्यूम मैं ऐसे लिख देता हूँ कि नया वाला वॉल्यूम हो गया पाई, दैट इज पाई आर स्क्वायर यानी कि 70 स्क्वायर, और एच जो हमें पता नहीं है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। अब इसमें से एच की वैल्यू निकाल लो, इसमें से क्या करो, एच की वैल्यू निकाल लो। तो पाई पाई कैंसल आउट, ठीक है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 70 इंटू 70 है मेरे पास यहाँ पे, 70 इंटू 70 है यहाँ पे, और यहाँ पे 35 इंटू 35 है यहाँ पे। तो 35 से इसको काटता हूँ तो ये 2, इसको भी काटता हूँ तो ये 2, और 2 से एक 2 उड़ाता हूँ, और फिर हमारे पास वॉल्यूम, हाँ, अगर मैं 3 से अगर इसको काटता हूँ तो ये आएगा 50, और फिर 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हाइट हो जाएगा 100। हाइट तो हो रहा है 100, कोई गलत नहीं है, सही है ये। हाइट हो रहा है 100, मतलब नई वाली जो सिलेंडर बनेगी उसकी हाइट होगी 100। नई वाली जो सिलेंडर बनेगी उसकी हाइट हो जाएगी 100, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कहता है क्या, आंसर फॉर्मूला कहता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू है 70, नई वाली जो सिलेंडर बनेगी उसकी रेडियस दी गई है 70, रेडियस दी गई है ना, रेडियस इज 70, ओके फाइन, रेडियस इज 70 एंड हाइट जो आई थी उसकी 100 आई थी। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा, दैट इज 7 से 7 काटा तो ये 10 आया, और 44 यानी कि 44 एंड 000, और ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है। हाँ, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में अगर पूछा जाए तो मीटर स्क्वायर में अगर मैं देखूंगा तो डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। वैसे आप देखना, कमेंट करके बताना कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइट 100 आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन करके 100 ही आएगा, एंड देन आपकी कर्व सरफेस एरिया आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन एफ यहाँ लिख के मैं लिख रहा हूँ 44 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई डाउट हो या अगर मैंने कहीं गलत किया है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है, आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सही था वो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्या कहता है, किसके ऊपर बेस्ड है, मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। मिल्क है, वाटर है, 7:2 के हिसाब से है। If 5 liter of the milk and 6 liter of water, 5 liter of the milk and 6 liter of water is added in the mixture, the ratio become 5:2.
इसमें से 7x है, 2x है, इसमें से 5 लीटर ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे भाई 6 लीटर ऐड करेंगे, तो रेशियो बनता है 5:2। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, एक तरीका शॉर्टकट वाला है वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो इस तरह से बनाता हूं। तो पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अच्छा, ये ऐड करने के बाद जब मैंने ये ऐड किया 5 लीटर यहाँ ऐड किया है ना, 5 लीटर यहाँ ऐड किया, 6 लीटर यहाँ ऐड किया, तो यह ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर जो बनेगा, मिल्क और वाटर जो बनेगा वो मिल्क जो है कितना परसेंट ज़्यादा होगा वाटर से फाइनल मिक्सचर में, तो आपको वो बताना है। तो चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू दिस इज 14x प्लस 10 इज इक्वल टू 10x प्लस 30। तो ये इधर आएगा तो 4x और ये जाएगा तो 20, x की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब ये कितना था 35। 5 इंटू 7 इज 35 प्लस 5, 35 प्लस 5 तो मिल्क हो गया 40 और ये हो गया 5 2 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 वाटर हो गया 16। तो बता रहा है कि मुझे पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो देख रहा हूँ 24 ज़्यादा है 16 के अकॉर्डिंग, देन के बाद वाटर की बात करी जा रही है, तो कितना परसेंट होगा। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, तो 150% ऐसा आंसर आ जाएगा। 150% ऐसा आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 150। ओके 150 तो है ही नहीं, 3/2 आया, हाँ तो नन ऑफ दिस करेंगे हम 150। ठीक है, इसको और एक तरीके से समझते हैं कि इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसको हम ऐसे, जैसे रेशियो, जैसे हमने ये लिखा ना, इक्वेशन लिखा ना, इक्वेशन नहीं लिख के, अगर इक्वेशन बिना लिखे हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर मिल्क है, वाटर है, मिल्क वाटर है 7:2, तो 7 और 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमने 5 लीटर मिल्क ऐड किया और 6 लीटर वाटर ऐड किया, तो रेशियो बनता है 5:2। तो रेशियो बन रहा है 5:2 कब, जब हम यहाँ पे 5 लीटर मिल्क ऐड करते हैं और 6 लीटर यहाँ वाटर ऐड करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 लीटर यहाँ पे मिल्क ऐड कर रहे हैं, 6 लीटर यहाँ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो भाई ये निकाल दो डायरेक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि सर ऐसे ये करते हैं कि 7 2 14, 5 2 10, 14 ये आया 14, ये आया 10, तो 14 और 10 का डिफरेंस आया 4, और फिर आया 2 इंटू 5 इज 10 एंड 5 6 30, 10 और 30 का डिफरेंस है 20, तो 4 का मतलब हो गया 20, तो 1 का मतलब हो गया 5, तो 1 का मतलब 5 हुआ, तो 1 का मतलब 5 हुआ। इसका कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का मतलब 5 हुआ, तो 7 का मतलब हो जाएगा 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 5 2 10, यानी कि पहले जो मिक्सचर था मिल्क और वाटर का वो 35 और 10 था, जब मैंने 5 लीटर मिल्क ऐड किया तो ये हो गया 40, और 6 लीटर जब वाटर ऐड किया तो ये हो गया 16। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मिल्क अभी 40 है, वाटर 16 है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछा गया है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ 40 और 16 डिफरेंस है 24 का, तो 24 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं, तो दिस इज 3/2, 150% अभी भी आता है। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप बिना इक्वेशन को इस तरीके से भी सॉल्व कर, ये एक तरीका है, एक लॉजिक है जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते समय बताया गया होगा। नहीं बताया गया है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं। आप बताइए सेशन कैसा रहा? सेशन अच्छा रहा, क्वेश्चन अच्छे थे, है ना? क्वेश्चन अच्छे थे, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, और इसमें क्या है ना कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा है मेरे बिहाफ से, मेरे एंड से। अगर आपको समझ नहीं आई है या अगर आपको कुछ डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके बताएं कि सर ये आपका तरीका ठीक नहीं लगा, ये आपने बकवास बताया, ये आपने बहुत लेंदी कर दिया। जो बोलना है आप कमेंट करके बताएं। कोई मतलब ये नहीं है कि आपके रिगार्डिंग नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, ये वो
आपको जो लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अभिषेक, भुवन एंड चंदन A, B and C invest 10,000, 15,000, 20,000 respectively. After 6 months, Abhishek withdraw 20% of his investment, Bhuvan invest 30% more, and Chandan double his investment. If total profit earned at the end of the year is 9,450, what is the difference between the share of Abhishek and Chandan? Profit and loss, sorry, profit and loss नहीं, partnership. ओके तो मैं लिखता हूं ABC। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो 10,000, 15,000, 20,000। इसी का रेशियो लिख दूं क्या डायरेक्टली? दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स। 5,000 से काट दिया मैंने। 5,000 का 2 बार, 5,000 का 3 बार, 5,000 का 4 बार। तो हम इन्वेस्टमेंट इसको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली कि ये 2 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था, ये 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, ये 4 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। अब कहता है कि आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने का इन्वेस्टमेंट था, 6 महीने का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन लोग का था। ये 6 महीने के बाद क्या कर रहा है? 6 महीने के बाद अभिषेक करता है 20% विड्रॉ, 20% विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। तो 2 रुपया मान लीजिए इन्वेस्टमेंट था, तो 2 रुपया का 20% कितना होगा? तो हम कह रहे हैं 40 पैसा। तो 40 पैसा विड्रॉ कर लेगा, तो 40 पैसा विड्रॉ कर लेगा तो 1 रुपया 60 पैसा रह जाएगा आखिरी के 6 महीने में। कोई घबराने की बात नहीं है, छोटी कैलकुलेशन है, पॉइंट में लिखा है। जितना कम लिखना पड़ेगा उतना स्पीड होगा मैथ्स में, इस बात को अब समझ कर चलिए। फिर कहता है कि भुवन इन्वेस्टेड 30% मोर। अब 3 का 30%, तो 3 का 10% होता है 30 पैसे, तो 30% इंक्रीज कर रहा है, तो 3 रुपये 90 पैसा कर दे रहा है आखिरी के 6 महीने में, ठीक है। एंड चंदन डबल हिज इन्वेस्टमेंट, चंदन ने अपना इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, यानी कि 8 रुपये कर दिया आखिरी के 6 महीने में। इसका रेशियो निकालिए। तो मैं कहता हूँ रेशियो निकालना है सर, तो एक ऐसे कर लेते हैं कि 6 तो कॉमन ही दिख रहा है सब में, तो 6 को ऐसे ही काट दिया मैंने। 6 तो कॉमन था, तो 6 तो काट दिया ऐसे ही। अब क्या करना है, तो 2 + 1.6 is 3.6, 3.3 दिस इज 6.9 और ये हो गया 12। तो किससे कटेगी सर? ये कट जाएगी 3 से, ठीक है। अगर इस पॉइंट को नीचे करें, इस पॉइंट को भी नीचे करें, तो एलसीएम लेंगे तो ये 120 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट को अगर रिमूव करूं तो ये 120 हो जाएगा। 36, 69 एंड 120, 3 से काटा 12 एंड 23 एंड 40। इस रेशियो से पैसे बढ़ जाएंगे तीनों में। तो मुझे पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ अभिषेक एंड चंदन, अभिषेक एंड चंदन, अभिषेक एंड चंदन डिफरेंस कितना का हो गया? 28 यूनिट का डिफरेंस हो गया, 28 यूनिट का डिफरेंस हो गया। सम ऑफ द रेशियो इज 52, 55, 65, 75 ऑफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना था भाई? 9450, 9450। 75 से कटेगी क्या? 75 वन टाइम, तो बचा कितना? तो 195 बच रहा है, 195 बच रहा है। 75 195, ओके 195 कटता है 2 टाइम्स, यानी कि 150, तो 450 रह गया। तो 450 कितने हो गए? 2, 2, 2 है ना, 6 बार में। तो आपका मल्टीप्लाई करना है 28 इंटू 126, 28 इंटू 126, दिस विल बी योर आंसर। ओके मल्टीप्लाई करो 28 6 टाइम्स, देखो करते हैं मल्टीप्लाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके 28 6 टाइम्स, तो 26 है 120 एंड 48, 120 एंड 168, 8 दिख रहा कहीं? ये आंसर होगा हमारा, 8 अगर दिख रहा है तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 2 टाइम्स 56, 56 प्लस 62 72 कैरी 7, 28 प्लस 7 इज 35, 3528 इज माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर दिया। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस सेशन में, मुझे भी मजा आया, क्वेश्चन अच्छे थे, राइट। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, ताकि और लोग कमेंट पढ़ के आते हैं, है ना। कमेंट नहीं करोगे तो फिर मेरा ये मेहनत मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप अगर कमेंट करेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मेरा वही मोटिवेशन हो जाता है कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ आपके सामने। तो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ के और भी लोग आते हैं,
वीडियो को देखने के लिए और भी मतलब इंगेजमेंट बढ़ता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, भाई बंधु लोगों के साथ आप शेयर भी करें एंड को और क्या बातें हैं जो मुझे डिस्कस करना चाहिए जिससे आपको हेल्प मिल जाए, वो भी कमेंट करके बताएं कि सर ऐसा ऐसा कुछ कीजिए तो शायद थोड़ा फ्रूटफुल हो हमारे लिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।